Students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. If you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. कल के पढ़ाई टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं. No, ma'am. Okay. So yesterday we started this topic visualizing the nation. हमने ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और इसका एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं. इसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से 18th और 19th सेंचुरी के जितने भी आर्टिस्ट लोग होते थे वो उनका एक तरीका होता था अपने नेशन को एक फीमेल फिगर से कंपेयर करते हुए, सिम्बलाइज करते हुए बताने का, और वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते थे जैसे कि वो कोई एक व्यक्ति हो, रियलिटी में कोई एक इंसान हो, उस तरीके से वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते थे. नेशंस जो है वो फीमेल फिगर्स जो थे बेसिकली उन्हीं को पोर्ट्रे करते थे अपने कंट्री की तरह, और फीमेल फॉर्म जो होता था वो बेसिकली उसमें उसको ये नहीं होता था कि रियलिटी में कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई ऐसी फीमेल है जिसका नाम उस देश पर है या उस देश को वो प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसा नहीं होता था. सिर्फ इनका एक तरीका होता था सिम्बलाइज करने का कि ये हमारा नेशन है और हम इसको इस तरीके से एक फीमेल फिगर की तरह सिम्बलाइज कर रहे हैं. जैसा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर भी आपने देखा था, एक फीमेल फिगर को दिखाया गया था एज अ लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक के तौर पर, और वहां पर वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके साथ में जोड़ करके रखे गए थे जो किसी ना किसी चीज को प्रॉपर सिम्बलाइज करते थे, किसी ना किसी चीज को प्रॉपरली बताते थे. जैसे कि जस्टिस जो है अधिकतर देशों के अंदर किस तरीके से दिखाया जाता है कि एक लेडी का स्टैच्यू है जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और उन्होंने हाथ में एक पेयरिंग ऑफ वेइंग स्केल्स ले रखा है, यानी कि तराजू ले रखा है. वो जस्टिस यानी न्याय करने वाली लेडी जो है उसको अधिकतर इसी तरीके से दिखाया जाता है. तो ये था कल का रिकैप, और इसमें हमने एलिगेरी के बारे में भी पढ़ा था. एलिगेरी बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है जहां पर आप किसी ना किसी इमोशन जो है उसको दिखाते हो, ठीक है, एक्सप्रेस करते हो एक पर्सन के द्वारा, ठीक है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर चीज से कंपेयर करते हुए, उसे बोला जाता है एलिगेरी. और एलिगोरिकल स्टोरी में दो तरह के मीनिंग होते हैं, एक होता है लिटरल जो असल में मीनिंग है, और एक होता है सिंबॉलिक जो हम उसको दिखा रहे हैं एज इन कंपेयर करते हुए. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. Similar female allegories were invented by artists in the 19th century to represent the nation. इसी तरह के फीमेल एलिगरीज जो हैं इन्वेंट की गई थी आर्टिस्ट लोगों के द्वारा 19th सेंचुरी के अंदर नेशन को रिप्रेजेंट करते हुए. In France, she was Christine Marine, a popular Christian name which underlined the idea of a people's nation. अब क्या था यहाँ पर फ्रांस के अंदर एक मेराइन करके क्रिस्टाइन मेराइन करके पॉपुलर क्रिश्चियन नेम जो है वहां पर रखा गया था उसको एज एन इम्पोर्टेंट लोगों के नेशन के नाम से जोड़ करके, ठीक है, यानी कि इनका जो फीमेल फिगर था उसका नाम ये वाला ही रखा था, और यही नाम जो है इनके यहाँ पर बहुत पॉपुलर था, कॉमन नेम. जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर भी आपको कुछ नाम जो है बहुत कॉमन मिल जाते हैं, जैसे नेहा हुआ, पूजा हुआ, इस तरह के नाम आपको कॉमन मिलेंगे. वैसे ही इनके यहाँ पर ये वाला नाम जो है मेराइन, ये काफी कॉमन था. Her characteristics were drawn from those of liberty and the republic. अब इनके जो characteristics थे वो उन्हीं से लिए गए थे जो पहले लिबर्टी और रिपब्लिक थे, जैसे कि रेड कैप, ट्राई कलर और कॉकेट. ये जो चीजें थी ये कॉमन थी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे जो स्टैच्यूज या दूसरे जो एलिगोरिकल फीमेल फिगर्स रहे हैं उनसे ली हुई थी. The statues of Marine were erected in public squares to remind the public of the national symbol of unity. अब इस तरह के जो स्टैच्यूज थे इस पॉपुलर फीमेल एलिगेरी के, ये अलग अलग पब्लिक स्क्वायर जो होते हैं, जैसे चौराहे जो होते हैं इनके आगे, वहां पर लगाए गए थे लोगों को बार बार याद दिलाने के लिए कि ये हमारी एकता का एक सिंबल है. And to
persuade them to identify with it, और उनको इस चीज से अग्री कराने के लिए, बार बार उनको याद दिलाने के लिए भी ये चीज करी गई थी। Marine images were marked on coins and stamp। अब यही images जो थी इसी फीमेल की, ये ही इमेज इनके कॉइन्स और इनके जो स्टैम्प्स थे उन पर भी मार्क की गई थी। यहाँ पे फिगर 16 के अंदर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पोस्टेज स्टैम्प्स है 1850 का, जिसमें यही फिगर जो है रिप्रेजेंट कर रहा है रिपब्लिक ऑफ फ्रांस को। ठीक है, मेराइन जो है उसी फिगर से रिलेटेड यहाँ पे स्टैम्प इन्होंने बना रखा है। इस पैराग्राफ के अंदर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, No, ma'am. ma'am. ओके, अब है आगे का। सिमिलरली जर्मनिया बिकेम द एलिगरी ऑफ जर्मन नेशन। अब उसी तरीके से जर्मन नेशन जो है वहां का कौन फिगर बना? जर्मनिया। ठीक है, वहां के उस फिगर को नाम दिया गया जर्मनिया। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशंस जर्मनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हेरोइज्म। अब यहाँ पर सिंबॉलिक तरीके से जो चीजें इन्होंने पहनी है वो कौन सी चीज किस पर्टिकुलर फीलिंग को रिप्रेजेंट कर रही है वो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इनका जो फिगर है ये जर्मनिया, यहाँ पर ये जो क्राउन पहन रही हैं, ठीक है, जो ताज पहन रही हैं, फिगर 17 के अंदर आपको दिख रहा होगा, इन्होंने ताज पहन रखा है, ये बना हुआ है ओक लीव से। ठीक है, ओक की पत्तियों से। और जर्मन के अंदर ओक का मतलब वो पर्टिकुलरली किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हीरोइज्म को। तो इनका जो फीमेल फिगर है वो हीरोइज्म को प्रेजेंट करते हुए कि उन्होंने उसका क्राउन पहन रखा है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आपको मीनिंग दे रखे हैं सिंबल्स के। ठीक है, ब्रोकन चेन्स अगर किसी फीमेल एलिगोरिकल फिगर ने कैरी कर रखी है तो उसका मतलब है बीइंग फ्रीड, यानी कि उनको आजाद कर दिया है। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, यानी उनके चेस्ट पर अगर ईगल का वो है, जैसे कि यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, सम सॉर्ट ऑफ ईगल का एक प्लेट लगा हुआ है, तो उसका मतलब है सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ, यानी कि ये जर्मन एम्पायर की जो ताकत है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्राउन ऑफ ओक लीव्स का मतलब है हेरोइज्म। स्वॉर्ड का मतलब है रेडीनेस टू फाइट, यानी कि इन्होंने हाथ में जो तलवार ले रखी है उसका मतलब है कि ये लड़ाई के लिए बिल्कुल रेडी है। देन वी हैव ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड। अब इस ही स्वॉर्ड के चारों तरफ ऑलिव ब्रांचेस जो हैं ये लगी हुई हैं, ऑलिव की ब्रांचेस लगी हुई हैं। उसका मतलब क्या है? विलिंगनेस टू मेक पीस, यानी कि शी इज रेडी टू फाइट, बट ये ऑन द सेम टाइम ये भी उस चीज के लिए भी रेडी है कि हाँ, अगर शांति बनाए रखें तो उसमें भी इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों ही चीजें जो है यहाँ पे बताई गई हैं। Then black, red and gold tricolor, flag of liberal nationalist in 1848, banned by the Dukes of the German states। अब इन्होंने जो ये ले रखा है फ्लैग, इसको रिप्रेजेंट करते हुए, जिसमें ब्लैक, गोल्डन और रेड कलर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपने देश के लिए लड़ रही हैं ये। और ये फ्लैग जो था लिबरल नेशनलिस्ट का था 1848 के बाद में, और उसको ड्यूक्स जो थे उन्होंने बैन कर दिया था। उसी चीज को ये रिप्रेजेंट कर रही है। देन द रेज ऑफ राइजिंग सन, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। अब यहाँ पर आपको सूरज की किरणें जो है वो भी दिख रही हैं पीछे की साइड में, तो उसका मतलब ये है कि अब नए समय की शुरुआत होने वाली है। तो यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो दे दिया गया है इस जर्मनिया का। ठीक है, जो जर्मन नेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है अबाउट दिस पर्टिकुलर फिगर कि आपने एक्सप्लेन करनी है इनकी सारी जो भी इन्होंने ऑब्जेक्ट्स ले रखे हैं, सिंबलाइज किस किस चीज को कर रहे हैं, किस चीज का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो आपको ये सारी चीजें जो है याद होनी चाहिए। और प्रॉपर आपको ये सारी चीजें जो है अपनी लैंग्वेज के अंदर अच्छे से लिख करके और फिर आपको आंसर जो है देना है। इस पर ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट अगर बनता है तो आपने ये सब चीजें इंक्लूड करनी है। और ये सारी जो भी नीचे दे रखा है ये जर्मनिया जो है बेसिकली उधर का ही है। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. Ma'am. No, ma'am. No, ओके, ma'am. देन No, ये ma'am. सारी ओके देन ये सारी चीजें जो है यहाँ नीचे भी दिखा रखी हैं। द फॉलन जर्मनिया जूलियस हबनर 1850। यहाँ पर ये
पूरी तरह से जब हार गई हैं बेसिकली, उस चीज को पोर्ट्रे करते हुए ये बनाया हुआ है स्केच। ठीक है, अब क्यों हारी, किस लिए हारी, वो अलग चीज है, बट उसको भी सिंबलाइज किया है कि जब नेशन पूरी तरह से गिर जाता है या प्रॉपरली वर्कआउट नहीं करता है, तो उसको भी ये लोग इस तरीके से पोर्ट्रे कर देते हैं। जैसे कि आज के जमाने में भी अगर आप रेजोनेट करना चाहो, तो अगर आज के जमाने में किसी नेशन के अंदर कोई एट्रोसिटीज देखने को मिलती है, इनह्यूमैनिटी देखने को मिलती है, तो उसको भी किसी न किसी तरीके से वो लोग कार्टून फिगर्स के अंदर, स्केचेस के अंदर पोर्ट्रे करते हैं। तो इनका भी वो तरीका था। ठीक है, देन यहाँ पर एक और फिगर है 19, जर्मनिया गार्डिंग द राइन। अब यहाँ पर ये अपने देश की रक्षा कर रही हैं, या अपने प्रॉपर उसको पोर्ट्रे करते हुए दिखाया गया है कि ये कैसे ड्यूटी पे निकल चुकी है एक तरीके से अपने देश को गार्ड करने के लिए। तो वो चीज को भी प्रॉपर उसमें पोर्ट्रे किया है इन्होंने। देन दिस इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, nationalism and imperialism. Do you know what is imperialism? Anyone? Nobody? No, ma'am. ओके, नेशनलिज्म तो आपको पता ही है, देशभक्ति वाली चीज होती है, और इम्पीरियलिज्म वाली होती है बेसिकली जो रॉयल रूल होता है, किसी और कंट्री का जो पॉलिसी है वो किसी और कंट्री पे लगाई जा रही है, और वो जो रूलिंग पावर है वो बेसिकली किसी एम्परर के अंडर में है। ठीक है, मोनार्की है, वो किसी और पर रूल कर रही है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इम्पीरियलिज्म। ठीक है, आपका क्या है, आपकी जो हेडिंग होती है उसको समझना बहुत जरूरी होता है, उसके मीनिंग्स आपको आने बहुत जरूरी होते हैं, कि इन केस उससे रिलेटेड जब भी आपके सामने आंसर आपको क्वेश्चन आ जाए, तो आप पहले उसको एक्सप्लेन कर सको अच्छे से। अगर वर्ड का मतलब ही नहीं पता होगा तो अंदर क्या लिखोगे, जब हेडिंग ही नहीं पता होगी, तो हेडिंग को समझना भी जरूरी होता है। ठीक है, by the last quarter of 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century, but became a narrow creed with a limited ends. अब 19th century का जो लास्ट क्वार्टर था, उस समय में नेशनलिज्म जो है वो ज्यादा समय तक नहीं इस चीज पर टिका था। ठीक है, वहां पर डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स जो है वो ज्यादा बढ़ करके आ रहे थे, यानी डेमोक्रेसी जो है, लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स, भावनाएं जो थी उनकी, वो ज्यादा इमर्ज हो रही थी, और ये एक बहुत ही लिमिटेड एंड्स पर रह गया था नेशनलिज्म। ड्यूरिंग दिस पीरियड nationalist groups became increasingly intolerant of each other and every day to go to war. अब इस समय के अंदर जितने भी नेशनलिस्ट ग्रुप थे, कई सारे अलग अलग ग्रुप्स थे, तो वो एक दूसरे को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहे थे और लड़ाइयों पर जा रहे थे। The major European powers in turn manipulated the nationalist aspiration of the subject peoples in Europe to further their own imperialist aim. अब इसका फायदा कैसे उठाया, जब नेशनलिस्ट ग्रुप आपस में ही लड़ रहे थे, तो इसका फायदा उठाया यूरोपियन पावर्स ने। ठीक है, जो इंपीरियलिस्ट एम्स थे उनके, यानी कि हमें हमारा राज्य और ज्यादा फैलाना है, उस चीज को पूरा करने के लिए इन्होंने मैनिपुलेट करना शुरू करा। जितने भी लोग नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस थे, ठीक है, जितने भी लोगों के मन में ये भावना थी, आकांक्षाएं थी कि हमें आजादी चाहिए, या हमें अलग से डेमोक्रेटिक रूल चाहिए, या हमें पूरी देशभक्ति के साथ में हमें स्टेट नेशन चीज को फॉलो अप करना है, तो जितनी भी वहां की प्रजा थी उन सबको इन्होंने मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, जिससे ये आपस में लड़े, और आपस में लड़ करके एक दूसरे को खत्म कर दे, और फिर हमारा जो राज्य है वो हम और आगे तक फैलाते जाएं। ठीक है, ये थे इनके इंपीरियलिस्ट एम्स, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. Okay. The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called the Balkans. सबसे सीरियस सोर्स जो था नेशनलिस्ट टेंशन का, यानी यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा टेंशन कौन से एरिया में थी 1871 के अंदर, वो था बल्कान्स। उस एरिया को बोला जाता था बल्कान्स। The Balkans was a region of geographical and ethnic variation comprising modern-day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia, Herzegovina, Slovenia, Serbia, Montenegro,
whose inhabitants were broadly known as the Slavs. अब क्या था, बल्कान वो एरिया था जहां ज्योग्राफिकल तरीके से देखा जाए और एथनिक वेरिएशंस देखी जाए तो उसके अंदर आज के जमाने का रोमेनिया, ठीक है, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेग्रो जो है, वहां के रहने वाले लोग उस समय में वहां पे रहते थे और वो एथनिकली क्या कहलाते थे, स्लाव्स कहलाते थे, ठीक है। A large part of Balkans was अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर। अब इस एरिया का, जो कि बहुत ज्यादा नेशनल टेंशन वाला एरिया था, इसका बड़ा कंट्रोल जो था वो ओटोमन एम्पायर के पास में था। The spread of the ideas of romantic nationalism in the Balkans together with the disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive. अब एक तो वहां के लोगों में ये आइडिया फैलना कि भाई नेशनलिज्म जो है हमें वो भी चाहिए, यानी हमें देशभक्ति करनी है और हमें एक प्रॉपर अपना नेशन स्टेट बनाना है, और साथ साथ ओटोमन एम्पायर का गिरना, ठीक है, उससे ये एरिया, ये रीजन जो है बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव हो गया, यानी बहुत ज्यादा यहाँ पे लड़ाइयाँ होने लगी, बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हो गई। Although the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms, but with very little success. भले ही 19th सेंचुरी के अंदर ओटोमन एम्पायर ने कोशिश करी थी अपने आप को मजबूत करने की, और किसके थ्रू करने की कोशिश करी थी, मॉडर्नाइजेशन को अपना करके, अंदर इंटरनल रिफॉर्म्स उन्होंने करे थे, लेकिन ये सब करने के बावजूद भी वो अपने आप को ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दे पाए थे, बहुत कम सक्सेस उनको मिली थी। One by one, its European subject nationalities broke away from its control and declared its independence. एक एक करके यूरोपियन सब्जेक्ट जो थे वो अलग अलग नेशनलिटीज के तहत टूटते गए और अपना कंट्रोल उस पर लाते गए और अपने आप को डिक्लेयर करते गए कि हम इंडिपेंडेंट हो गए ओटोमन एम्पायर से। The Balkan people based their claims for independence or political rights on nationality. अब बल्कान के जो लोग थे वो भी क्लेम कर रहे थे कि हमें भी पॉलिटिकल राइट्स चाहिए, हमें भी नेशनैलिटी चाहिए, and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by foreign powers. अब यहाँ पे इन्होंने अपना पॉइंट रखा कि भाई हमें भी आजादी चाहिए, ठीक है, हम पहले भी एक बार आजाद हुए हैं और हमें बेसिकली अपने राइट्स चाहिए, और हिस्ट्री के अंदर देखा जाए तो हमें फॉरेन पावर्स जो थी उन्होंने सब्जुगेट कर दिया था, यानी उन्होंने हमें अपने अधीन कर लिया था, लेकिन उससे पहले तो जो थे हम प्रॉपरली आजाद ही थे, ठीक है, हमारी खुद के पॉलिटिकल राइट्स भी हमारे पास में थे, इन्होंने ये पॉइंट रखा। Hence a rebellious nationalities in the Balkans thought of their struggle as attempt to win back their long lost independence. तो जितने भी वहां पर rebellious nationalities थी बल्कान्स के अंदर, जितने भी लोग rebellious हो रखे थे, विरोधी हो रखे थे, उन्होंने सोचा कि हमारा ये जो स्ट्रगल चल रहा है इससे हमें हमारी जो बहुत समय पहले आजादी हमसे छीन ली गई है, जो हमने खो दी है, वो हम वापस से जीतेंगे, ये जो भी संघर्ष हम कर रहे हैं उससे हम इस चीज को वापस से हासिल करेंगे। इन लोगों ने, जितने भी यहाँ पर रिबेलियस लोग थे, उन्होंने ये चीज सोची। इस पैराग्राफ के अंदर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। No, ma'am. Okay. As the different Slavic nationalities struggle to define their identity and independence, the Balkan area became an area of intense conflict. अब डिफरेंट स्लेविक नेशनैलिटीज जो थी वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश कर रही थी, जितने भी अलग अलग अभी हमने ऊपर नाम पढ़े थे वो सारे ही इसके अंदर आ रहे थे, और वो अपनी अपनी आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, अपनी इंडिपेंडेंस ढूंढना चाह रहे थे कि हम आजाद हो जाए। तो इसी वजह से बल्कान एरिया, पूरा एरिया जो था वहां पर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। बल्कान स्टेट वर फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर। बल्कान की जितनी भी स्टेट्स थी वो एक दूसरे से पूरी तरह जेलस थी। एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। और हर कोई ये उम्मीद कर रहा था कि हम अपनी जो सीमा है वो बढ़ा लें, हमारा जो राज्य है उसको और बढ़ा लें, भले ही दूसरे को उसकी कीमत चुकानी पड़े। Matters were further complicated because the Balkans also became the scene of big power rivalry. अब ये मैटर जो था और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग थे, बेसिकली बिग पावर राइवलरी, यानी यहाँ पे दुश्मनियां जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, यानी दुश्मन जो थे लोग बाग, वो बहुत ज्यादा लोगों के बीच में दुश्मनी बढ़ गई थी।
एक तो यहाँ पे लोग बाग एक दूसरे को जेलस हैं, दूसरी तरफ एक दूसरे से दूसरे का राज्य हड़प करके अपना राज्य बनाना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो थी वो एक के बाद एक खराब होती जा रही थी। During this period, there was intense rivalry among the European powers over trade and colonies, as well as naval and military might. अब इसी समय के अंदर वहां पर जो बहुत ज्यादा दुश्मनी बढ़ गई थी यूरोपियन पावर्स के ऊपर, ठीक है, इसी चक्कर में ये जो चीज थी, अब ये दुश्मनी कैसे बढ़ रही थी, ट्रेड और कॉलोनीज को लेकर के भी बढ़ रही थी। नेवल और मिलिट्री जो है वो भी इन्वॉल्व थे इसके अंदर, यानी व्यापार को लेकर के, यानी कि ये सिंपली देखा जाए तो व्यापार हो या कॉलोनीज हो या नेवल या मिलिट्री हो, सारी चीजें जो थी वो इन्वॉल्व हो चुकी थी इस राइवलरी के अंदर। यानी एक दूसरे को लेकर के वो इस तरह से दुश्मनी बढ़ चुकी थी कि अब हमें खत्म करना है और इनको इनसे अपना इनका राज्य भी अपने अंदर मिला लेना है। These rivalries were very evident in the way the Balkan problem unfolded. अब यही दुश्मनियों का कारण था कि बल्कान की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे खुलने लगी थी। Each power, Russia, Germany, England, Austro-Hungary, was keen on countering the hold of other powers over the Balkans and extending its own control over the area. अब जितनी भी पावर रही हैं जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो और हंगरी, ये सब एक दूसरे पे कोशिश कर रही थी पार ज्यादा दिखाने की, एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करने की, बल्कान के ऊपर कंट्रोल करने की बेसिकली, जिससे ये अपना एरिया जो है वो और ज्यादा एक्सटेंड कर सके। This led to a series of wars in the region and finally the First World War. और यही कारण रहा है पहला जो वर्ल्ड वॉर हुआ है उसका, ये जो सारी पावर्स थी ये कोशिश करी थी बल्कान को अपने अंदर कंट्रोल करने की और वहां पर अपना आधिपत्य जमाने की। समझ में आया इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. Okay. So that's it for today. आज हम इतना ही करेंगे. We are running out of time. Please go through the chapter and collect up your problems, because in tomorrow's class we'll going to, we'll be able to complete this chapter. There is only one paragraph left, and in tomorrow's class we will discuss all of your problems and sort out all of your problems related to this chapter, and then we will do next chapter. Okay, have a nice day ahead, students. God bless you all. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.